डेट है आज 25 फरवरी 2021। आज के करंट अफेयर देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे जो कुछ करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे। फर्स्ट टॉपिक क्या है, आरबीआई ने अभी एक एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ की है ओम्बुड्समैन स्कीम के बारे में। तो ये क्या है, ओम्बुड्समैन क्या होता है, ये इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे ओम्बुड्समैन के बारे में। जेबी इक्का कमेटी न्यूज़ में इसके बारे में पढ़ेंगे। इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया है, अभी थर्ड एडिशन लॉन्च किया है स्कीम का। ये किससे रिलेटेड है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। सीपैक अभी न्यूज़ में है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में कई बार हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर में, दोबारा रिवाइज करेंगे। फार्मा एक्सपोर्ट्स टू अरब नेशंस कम्बरसम, हमारे जो फार्मा एक्सपोर्ट है, फार्मा का मतलब होता है जी मेडिसिन्स वगैरह जो एक्सपोर्ट होती हैं, कहाँ पे निर्यात करता है इंडिया, अरब नेशंस में जो करता है, तो वो कम्बरसम मतलब बेढंगा या डिफ़िकल्ट थोड़ा हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ न्यूज़ है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ये न्यूज़ में है, ये देखेंगे क्या काम करता है ये और क्या है ये, कब बना था। मिजोरम ग्रुप सीक्स असाइलम फॉर कू हिट म्यांमार विलेजर्स, म्यांमार में एक विलेज है जी, वहाँ पे क्या है, कुछ लोगों को, कम्युनिटी को भगाया जा रहा है, तो मिजोरम के लोग उनके लिए असाइलम मांग रहे हैं। असाइलम का मतलब समझ लो आप, शेल्टर यानी कि शरण, शरण मतलब एक तरह से उनके लिए आवास, इंडियन गवर्नमेंट से और मिजोरम गवर्नमेंट से। नेक्स्ट है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये न्यूज़ में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एलओसी न्यूज़ में ये सारी लोकेशन देखेंगे कहाँ पे एलओसी और कब, इसका पूरा बैकग्राउंड समझेंगे। स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया अभी, किस मिनिस्ट्री ने किया है, किस लिए किया है, क्या काम करेगा। लक्ष्मी विलास पैलेस, ये न्यूज़ में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक है आरबीआई रिलीजेज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ओम्बुड्समैन स्कीम। ओम्बुड्समैन समझ सकते हो जी आप, शिकायत जांच अधिकारी, मतलब इस पे क्या है, बैंकिंग से रिलेटेड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड और डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्या है, आप शिकायत कर सकते हो। आरबीआई ने अभी एनुअल रिपोर्ट जारी की है ओम्बुड्समैन स्कीम्स की 2019-20 की, ये एनुअल रिपोर्ट करता है आरबीआई जारी। तो इसने क्या है, 3 ओम्बुड्समैन क्या है अभी अपॉइंट होते हैं। एक बैंकिंग के लिए, मतलब मान लो आप बैंक में आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया या बैंक आपको जैसे इंटरेस्ट सही से नहीं दे रहा, आपके कुछ गड़बड़ हुआ है, तो आप ओम्बुड्समैन के पास जाके आप शिकायत कर सकते हो, कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, फाइल करा सकते हो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कर सकते हो, इसके लिए एक अलग ओम्बुड्समैन होता है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग ओम्बुड्समैन, मतलब 3 ओम्बुड्समैन होते हैं जिनके लिए मतलब शिकायत कर सकते हो, जिनके पास आप जाके कंप्लेंट लिखा सकते हो। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे आप मान लो पेटीएम वगैरह से, गूगल पे से क्या है ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पैसा भेज रहे हो, ले रहे हो, तो उस पर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो ओम्बुड्समैन के पास जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो। अब इसमें क्या है, ये जो एक कॉमन मैन होता है ओम्बुड्समैन, ये क्या करता है, आपके ग्रीवेंसेस को सॉल्व करता है, मतलब ग्रीवेंसेस आपके जो दुख दर्द है, प्रॉब्लम है, मतलब आपकी उनको सॉल्व करता है। किससे, दुख दर्द आपके पर्सनल दुख दर्द नहीं है आपके, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड कोई परेशानी है या डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो उसी के पास जाओगे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या है अभी इसको क्या है, आरबीआई ने मर्ज कर दिया तीनों को। ये अभी 3 ओम्बुड्समैन होते हैं ना अलग अलग, अब सिंगल स्कीम होगी तीनों के लिए इंटीग्रेटेड। कब से लागू हो जाएगी, जून 2021 से ये लागू हो जाएगी सिंगल। इसमें क्या है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो क्या है, जो केस हैं कंप्लेंट के, रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट, मतलब जितनी भी शिकायत दर्ज होती थी ओम्बुड्समैन में, उनमें 65% इंक्रीज़ देखने को मिला है, मतलब बढ़ोतरी देखने को मिली है। और 92% तक जितनी भी क्या है कंप्लेंट आई थी ओम्बुड्समैन के पास, उस क्या है उनमें से 92% तक उन्हें रिजॉल्व कर दिया गया, हल कर दिया गया, सॉल्व कर दिया गया। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी जेबी इक्का कमेटी, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये कमेटी क्या है, 1 मैन कमेटी है, मतलब एक ही मैन की कमेटी है। इस समिति में जैसे मान लो कोई कमेटी बैठाई है, गवर्नमेंट ने समिति बैठाई है, उसमें 3-4 मेंबर होते हैं, उसे एक मेंबर हेड करता है। लेकिन ये एक ही आदमी था इसी कमेटी में, जो थे जेबी इक्का, डॉक्टर जेबी इक्का प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। किस लिए बनाई गई थी, ताकि जो असम में स्मॉल टी वर्कर्स हैं, मतलब कि जो चाय के खेतों में काम करते हैं कर्मचारी हैं, उनकी वेजेस के लिए इक्वल वेजेस हो सके, मतलब उन्हें समान मजदूरी मिल सके, सबको समान सैलरी मिल सके, मजदूरी मिल सके, वेजेस मिल सके, उसके लिए बनाई गई थी। असम गवर्नमेंट ने क्या है अनाउंस किया था कि इनकी वेजेस में इंक्रीज किया जाएगा, मजदूरी में टी गार्डन वर्कर्स के लिए कितनी, पहले 167 थी, इसे 217 कर दिया जाएगा पर डे, मतलब 167 से 217 पर डे मिलेगा एक दिन में, यानी वेज मजदूरी।
तो टी गार्ड मैनेजमेंट है वो क्या है, ये गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि इससे नीचे नहीं दी जाएगी। तो टी गार्ड एंड मैनेजमेंट ने भी इन्हें वही वेजेस देने के लिए अभी कहा है, फिक्स कर दिया है। ये टी जो ट्राइबल कम्युनिटी है असम की, ये क्या है, बहुत ही बैकवर्ड, एक तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, एक्सप्लोइटेशन होता है इनका, पुअर हेल्थ कंडीशन है, लो लिटरेसी रेट है इनका यहाँ पे। तो यूनियन बजट में भी क्या है, 2020-21 का यूनियन बजट जब लागू हुआ था, अनाउंस किया था इसमें कि 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे टी वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, असम और वेस्ट बंगाल के लिए। तो ये बस आपको याद रखना है जे बी इक्का कमेटी किससे रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च। 3.0 का मतलब है जी इसका 3rd एडिशन लॉन्च किया है अभी, किसका, इंद्रधनुष का। ये स्कीम है, योजना है, किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है जी इम्यूनाइजेशन से। मतलब अक्रॉस द कंट्री क्या करेगी ये, इम्यूनाइजेशन का मतलब है जी कुछ डिसीज़ है जिसके अंदर 12 डिसीज़, 12 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन लगाना, टीका लगाना, इसका काम है जी इस स्कीम के अंतर्गत। अभी इसका तीसरा वर्जन लॉन्च किया है। ये क्या करेगी, चिल्ड्रन, बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमन है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें क्या है, वैक्सीन का जो डोजेज हैं वो कम हो गए हैं कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, जब कोरोना वायरस आया था। तो इसको क्या हल करने के लिए तीसरा एडिशन चलाया है इंद्रधनुष का। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया जी पहले, कि कब, ये किस लिए लॉन्च किया था, ये 2014 में लॉन्च किया था मिशन इंद्रधनुष, ताकि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, सारे बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमन को वैक्सीन दी जा सके कुछ डिसीज़ के लिए। स्टार्टिंग में इसमें 5 to 6 डिसीज़ क्या है इंक्लूड की गई थी, लेकिन बाद में उन्हें बढ़ा के 12 कर दिया गया। अब 12 डिसीज़ के लिए क्या है, इसमें वैक्सीन दी जाती हैं। इसका गोल यही था जी इम्यूनाइजेशन करना, सारे वैक्सीन जितनी भी अवेलेबल हैं, जो 2 साल तक के बच्चे हैं उनमें वैक्सीन लगाना, और प्रेग्नेंट वुमन को वैक्सीन लगाना, मतलब डिसीज़, ताकि बीमारियां ना हो उन्हें। कौन कौन सी बीमारियां कवर करती है जी ये, देखो जी 12 डिसीज़ हैं जी जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है, मतलब जिन्हें वैक्सीन देके बचाया जा सकता है, जिन बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे डिप्थेरिया हो गया, वूपिंग कफ, टेटनस हो गया, पोलियो हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी, हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइटिस, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शंस, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटावायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल, ये कंजुगेट वैक्सीन, मीसल्स रूबेला। तो ये 12 डिसीज़ है जी जिनके खिलाफ क्या है वैक्सीन दी जाती है, ताकि आपको फीवर, मतलब फ्यूचर में क्या है ये बीमारी ना हो, डिसीज़ ना हो बच्चों को और प्रेग्नेंट वूमन को। ये वैक्सीनेशन है अगेंस्ट जापानीज इंसेफेलाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इनके लिए 2 बीमारियों के लिए जो दी जाती है वो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ही दी जाती है कंट्री में। मतलब ये जो 2 बीमारी हैं वो क्या है कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, तो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में, उन्हीं ज़िले में दी जाती है इनकी वैक्सीन। अब इसके बाद जब मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया, उसके बाद इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया। इसका नेक्स्ट वर्जन है जी, अगला वर्जन है मिशन इंद्रधनुष का, ये 2017 में लॉन्च किया। बस इसमें इंटेंसिफाइड वर्ड जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि इसमें और बीमारी कवर कर दीजिए, और क्या है पूरे क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 साल तक के बच्चों को और सारी प्रेग्नेंट वुमन को क्या है वैक्सीन लगाई जा सके, जो बच गई थी पहले जब मिशन इंद्रधनुष चलाया था, उसमें जो भी बच्चे बच गए थे, प्रेग्नेंट वुमन बच गई थी, उन सबको कवर किया जाए, मतलब लेफ्ट अनकवर्ड अंडर द रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में मिशन इंद्रधनुष में जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी उनको लगाया जाए। तो ये इसलिए चलाया गया था। तो इसमें क्या है, इसका टारगेट था, जब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष चलाया था ये, इसका टारगेट था कि 2018 तक 90% से ज़्यादा बच्चों, प्रेग्नेंट वुमन को वैक्सीन लगा दी जाए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये इसका टारगेट था जी, यही था इसमें रिलेटेड। आपको बस इतना याद रखना है, इसमें मिशन इंद्रधनुष में डिसीज़ के लिए क्या है वैक्सीन लगाई जाती है प्रेग्नेंट वुमन को अप टू 2 ईयर और चिल्ड्रन को। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी सी पैक, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये क्या है जी कॉरिडोर, ये कॉरिडोर क्या है जी, चाइना के जी जिनपिंग एक प्लेस है जी, उसको क्या है ग्वाडर से जोड़ेगा, ग्वाडर पोर्ट है पाकिस्तान का। ये पाइपलाइन से, रोड से, रेलवे से कनेक्टिविटी होगी, ताकि दोनों के बीच में ट्रेड वगैरह बढ़ाया जा सके। लेकिन अभी न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जी जो इमरान खान, उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि वो श्रीलंका के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, ट्रेड बढ़ाएंगे, व्यापार बढ़ाएंगे सी पैक के जरिए। अब ये सी पैक क्या है, पहले आप ये देखो, ये आप डायग्राम देखो जी, ये अपना हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, और ये जी चाइना।
अब ये चाइना का ये है जी सी पैक बोलते हैं इसे। ये रोड रेलवे से कनेक्ट करेगा जी, या पाइपलाइन बिछाएगा गैस के लिए पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के कासगार यहाँ पे प्रोविंस है जी, उसमें जिनजियांग ये जगह प्लेस है जो ग्वाडर से जोड़ेगा। ग्वाडर एक पोर्ट है जी बंदरगाह पाकिस्तान की, तो इसको जोड़ेगा जी ये। और ये एक पार्ट है जी चाइना का एक प्रोग्राम है जी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का प्रोग्राम क्या है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी करता है जी, ताकि चाइना की जो ट्रेड व्यापार है उसको पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ाया जा सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाया जा सके चाइना का। ये पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करेगा जी। पहले आप ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखो जी क्या है। ये देखो जी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये है चाइना का, क्या है ये चाइना को कनेक्ट करेगा जी। देखो यूरोप से भी कनेक्ट करेगा, एशिया से कनेक्ट करेगा, साउथ अफ्रीका से, मतलब ये अफ्रीका से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करेगा, ये सारे ऑस्ट्रेलिया से। तो ये कनेक्टिविटी है ये, या तो शिप के जरिए पानी के जहाज़ या रोड से रेलवे से बना के ये कनेक्ट करेगा। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ये है। ये लगभग 3000 किलोमीटर लॉन्ग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अब सी पैक की बात हो रही जी, जो हम सी पैक पढ़ रहे हैं जो इंडिया से होके जा रहा है, यह आपने पहले ध्यान से देखा। देखो ये क्या है, पीओके है, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब ये इंडिया का ही पार्ट है जी, जो चाइना ने ऑक्युपाई, मतलब पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है। पाकिस्तान का यहाँ पे कब्जा है जी, अवैध कब्जा। तो क्या है, ये इंडिया के इस पार्ट से होके निकलता है जिसे इंडिया अपना पार्ट मानता है। इंडिया तो यहाँ तक है ना जी, पेन चेंज करते हैं एक बार। ये इंडिया क्या है, यहाँ तक है। ये आपको जो रेड लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो ब्लैक लाइन है जी, ये इंडिया का बॉर्डर है। और यहाँ पे क्या है, एलओसी है जी, ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है जी। ये यहाँ पे ये पार्ट क्या है जी, पीओके जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है। ये पाकिस्तान ने इस पे इलीगल क्या है, कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा। तो इसलिए क्या है, इंडिया के लिए प्रॉब्लम है जी। ये जो सी पैक है इंडिया के पार्ट से होकर निकलता है, ये चैलेंज में आएगा जी इसके में। तो सी पैक क्या है जान लिया हमने, हाईवे रेलवे पाइपलाइन से इसे कनेक्टिविटी होगी। ग्वाडर पोर्ट की, पाकिस्तान के ग्वाडर पोर्ट को किससे जोड़ेगा, जिनजियांग रीजन से जोड़ेगा चाइना के। तो इससे दोनों की ट्रेड बढ़ सकेगी, दोनों की। और क्या है, हाईली सब्सिडाइज्ड लोन दिया जाएगा, जिसके थ्रू कि इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। चाइनीज़ देंगे जी, चाइनीज़ बैंक पाकिस्तान को सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड करेंगे। अब इंडिया को कंसर्न क्या है जी, इंडिया की क्या प्रॉब्लम है इससे, सी पैक से। इंडिया की प्रॉब्लम यही है जी, पहले तो दूसरा मतलब पीओके से पास होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, जो इंडिया का ही पार्ट है। तो ये क्या है, इंडिया की सॉवरेंटी के अगेंस्ट है ना, संप्रभुता के अगेंस्ट है, क्योंकि ये चाहे बिना इंडिया के पूछे हुए चाइना और पाकिस्तान एक कॉरिडोर बना रहे हैं और इंडिया इसमें शामिल नहीं है। इंडिया ने इसीलिए ज्वाइन भी नहीं किया इसे। सी पैक क्या है, चाइना प्लान करता है कि इस सप्लाई लाइंस को सिक्योर किया जाए ग्वाडर तक। और ग्वाडर आपको पता है पोर्ट है कहाँ पे, पाकिस्तान का पोर्ट है जी, इंडियन ओशन के पास। तो ये क्या है, चाइना की प्रेजेंस को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, जिससे क्या है, इंडिया को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा इंडियन ओशन में। सेकंड क्या है जी, नेक्स्ट मतलब इसका क्या है, इंडिया के लिए जो कंसर्न है प्रोग्राम है, पाकिस्तान का डेवलपमेंट होगा जी इससे, सी पैक से। तो क्या है, ट्रेड का जो बैलेंस है वो क्या है, बिगड़ जा सकता है इंडिया और पाकिस्तान के साथ। कैसे, अभी इंडिया एक्सपोर्ट करता है जी, बाद में मान लो पाकिस्तान का डेवलपमेंट हो जाए इसकी वजह से, तो इंडिया को ये है जी एक रेड रैग हो सकता है इंडिया के लिए, कि ट्रेड बैलेंस बिगड़ सकता है, कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट होने के बाद स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, वेल्थियर हो जाएगा इससे, और ये इंडिया के लिए ही खतरा है। इसके बाद एक और है जी, इसका कंसर्न क्या है कि मान लो दोनों के साथ इंडिया के, तो दोनों के साथ ट्रस्ट डेफिसिट है जी। कैसे, मतलब चाइना के साथ भी नहीं बनती इंडिया की और पाकिस्तान के साथ भी, दोनों के साथ वार, एनिमी कंट्रीज है, दोनों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता रहता है बॉर्डर एरियाज़ पे। तो इसकी वजह से क्या है, ये चाइना को, मतलब इंडिया को चाइना और पाकिस्तान इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस सी पैक के जरिए। तो ये भी एक कंसर्न है। तो इसमें इतना ही था जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी, फार्मा एक्सपोर्ट टू अरब नेशन कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब समझ लो जी बेढंगा, डिफ़िकल्ट एक तरह से, कि फार्मा प्रोडक्ट, ये फार्मा का मतलब है जी फार्मा मेडिसिन्स वगैरह, जो दवाइयाँ होती हैं जी, या मेडिसिन इक्विपमेंट वगैरह, उनको फार्मा प्रोडक्ट बोलते हैं। तो फार्मा जो निर्यात है इंडिया से एक्सपोर्ट होता है अरब नेशंस में, अरब कंट्रीज़ में, तो वो क्या है, एक तरह से डिफ़िकल्ट हो गया है। तो इस बारे में न्यूज़ है। पहले आप ये अरब नेशन देखो कौन कौन से हैं जी। ये अरब लीग है जी, एक अरब लीग बनाया था कुछ कंट्रियों ने मिलके। जो इस अरब लीग के क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अरब लीग। तो जो अरब लीग के क्या हैं,
LEAGUE इसकी अरब लीग की स्पेलिंग है जी। जो भी अरब लीग इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उन्हें अरब कंट्रीज़ बोला जाता है। अब ये सारी कंट्री हैं जी, ये कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं जी, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ये अरब लीग की कंट्री हैं और इन्हें अरब कंट्रीज़ बोला जाता है, समझे। अगर बात हो पर्शियन गल्फ़ की अरब कंट्री, पर्शियन गल्फ़ यहाँ पे है जी, ईरान और सऊदी अरबिया के बीच, तो ये पर्शियन गल्फ़ की अरब कंट्रीज़ हैं ये जी, जो पर्शियन गल्फ़ में लगती हैं। इराक़ हो गया, जॉर्डन हो गया, इराक़ हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, ये सारी। तो जी इसमें हुआ क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो जी इंडिया की जो क्या है अपील किया अरब कंट्रीज से कि उनके एक्सपोर्ट को क्या है ईजियर बनाया जाए, आसान बनाया जाए, ताकि उनकी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, मेडिसिन्स वगैरह है, तो उनको क्या है यहाँ पे ट्रेड की जा सके अरब कंट्रीज़ में। तो इसलिए इंडिया ने क्या है अभी अपील की है अरब कंट्रीज से। अभी तक क्या है हाइड्रोकार्बन का ही ट्रेड होता है जी यहाँ पे। इंडिया हाइड्रोकार्बन क्या है एक्सपोर्ट करता है जी, लगभग $160 बिलियन का ट्रेड होता है इनके बीच में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है जी अरब कंट्री और इंडिया के बीच में हाइड्रोकार्बन का। अब इशू है क्या जी, प्रॉब्लम क्या है, जो इंडियन फार्मा प्रोडक्ट हैं, जो इंडिया के मेडिसिन वगैरह के प्रोडक्ट हैं, इक्विपमेंट है, टैबलेट दवाइयाँ वगैरह हैं, वो क्या है पूरे वर्ल्ड वाइड उनकी ग्रेट क्रेडिबिलिटी है जी, पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है उन्हें अच्छा समझा जाता है फार्मा प्रोडक्ट को। तो वो क्या है अरब वर्ल्ड में चाहते हैं सेम काइंड ऑफ रिकग्निशन मिले अरब वर्ल्ड में भी, उन्हें अरब जो कंट्रीज़ हैं उन्हें अपनी कंट्री में इंपोर्ट करें मेडिसिन्स वगैरह को। तो ये इंडिया चाहता है, लेकिन क्या है अभी उसके लिए अरब कंट्री क्या है अलाउ नहीं करती, कोई एलोबरेट रूल्स नहीं है, तो उनके एक तरह से डिफ़िकल्ट है अभी एक्सपोर्ट करना इंडिया को अरब नेशंस में। अब क्यों चाहती है वाई ट्रेड विद अरब वर्ल्ड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, मतलब इंडिया क्यों चाहता है अरब वर्ल्ड के साथ ट्रेड करना, ऐसे क्या ज़रूरी है। देखो इसलिए ज़रूरी है, जो इंडिया और अरब नेशन की अभी ट्रेड होती है वो लगभग 20% तक क्या है, इंडिया की ट्रेड का 20% तक ट्रेड अरब नेशन से होती है, लेकिन वो सिर्फ क्या है हाइड्रोकार्बन में ही होती है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन में ही, हाइड्रोकार्बन है जो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इंडिया और अरब नेशंस का। लेकिन इंडिया चाहता है, इंडिया के साथ पास पोटेंशियल एरियाज़ हैं और किसी में भी ट्रेड कर सकता है, जैसे एग्रीकल्चर में, मतलब कृषि के क्षेत्र में कुछ ट्रेड वगैरह, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं अरब नेशन और इंडिया, या फिर टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारे पोटेंशियल एरियाज़ हैं डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, ताकि जो इंडिया और अरब नेशन का जो ट्रेड है सिर्फ हाइड्रोकार्बन पे ही निर्भर ना रहे, डिपेंड ना रहे, और भी क्या है प्रोडक्ट वगैरह में और भी जो सेक्टर्स हैं उनमें ओपन किया जाए ट्रेड। अब इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं जी, ये मेडिसिन का क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। देखो जी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है जी, इंडिया की पूरे ग्लोबल लेवल पे पूरे विश्व में क्या है फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है इंडिया का वो पूरे ग्लोब में जाना जाता है, और ये इंडिया क्या है लार्जेस्ट प्रोवाइडर है फॉर जेनरिक ड्रग ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा जेनरिक ड्रग बना के देता है जी। जेनरिक ड्रग क्या होती हैं, ये दवाइयाँ होती हैं जी, ऐसी दवाइयाँ, मान लो अभी एक टैबलेट बनाई जी किसी कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने, ये मान लो कैंसर की टैबलेट बनाई और इसकी एक टैबलेट की कीमत है मान लो 2000 रुपये, 2000 रुपीज़। अब क्या है पुअर पीपल तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते ना 2000 रुपये की एक टैबलेट। तो इसके लिए क्या है इंडिया क्या है किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को या गवर्नमेंट कंपनी को या प्राइवेट कंपनी से बनवाता है ये ड्रग, और फिर क्या है ये 2000 रुपये की ड्रग 100 रुपये में, 200 रुपये में या 50 रुपये में, 10 रुपये में ऐसे क्या उपलब्ध करा सके। जैसे आपने देखा होगा औषधि केंद्र बने हुए हैं जगह जगह पे, औषधि केंद्र, इनमें क्या होता है जेनरिक ड्रग दी जाती हैं। जेनरिक ड्रग ये बहुत ही कम रेट पे मिलती हैं जी, बहुत ही लो प्राइस पे। जैसे अगर आप लेने जाओगे जो 150, 200 या मतलब 250, 350, 400, 500 रुपीज़ की जो मेडिसिन हैं वो अगर औषधि केंद्र से आप खरीदने जाओगे सेम ड्रग मिलेगी जी, सेम क्वालिटी की होती हैं ये, जो क्वालिटी की जो नॉर्मल ड्रग होती हैं दवाइयाँ होती हैं सेम क्वालिटी होती है इनकी बिल्कुल। तो ये लो प्राइस में मिलेंगी। अगर 500 की आपको मान लो किसी प्राइवेट स्टोर से लेने जाओगे 500 की मिलेगी जो मेडिसिन, अगर औषधि केंद्र से वही लेने जाओगे, औषधि केंद्र भी एक तरह से जी क्या है ये जी मेडिकल स्टोर की तरह है, औषधि केंद्र भी मेडिकल स्टोर की तरह। तो इस पर क्या है आपको यही 500 की क्या है मेडिसिन मिलेगी 5 रुपये में, 10 रुपये में, 15 रुपये में, 15 रुपीज़ में, 10 या 5 रुपीज़ में। तो ये क्या है ये होती है जेनरिक ड्रग। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनरिक ड्रग का,
लगभग जी इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, जितनी भी ग्लोबल में डिमांड है ना, पूरे विश्व में जितनी भी डिमांड है जेनरिक ड्रग्स की, 50% तो इंडिया प्रोवाइड करता है, वैक्सीन्स वगैरह प्रोवाइड करता है। और यूएस में जितनी भी जेनरिक ड्रग की डिमांड है, यूएस में भी 40% ड्रग कौन भेजता है? इंडिया, जेनरिक ड्रग। और यूएस में 25% मेडिसिन भेजता है इंडिया, जेनरिक ड्रग्स। प्रेजेंटली क्या है, जो पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल पूरे विश्व में एड्स के लिए एक ये ड्रग है जी, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, ये एक दवाई है जी, और एक थेरेपी है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एड्स के लिए। तो पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो 80% तक प्रोवाइड करती हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग एड्स के लिए। 80% तक तो इंडिया ही प्रोवाइड करता है जी, पूरे वर्ल्ड में जितनी डिमांड है एड्स की ड्रग्स की। और इंडियन जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है पूरे वर्ल्ड में वॉल्यूम के मामले में थर्ड है जी, थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन वैल्यू के मामले में 13th लार्जेस्ट है। मतलब अगर पैसे के मामले में देखा जाए जी फार्मास्यूटिकल को, तो 13 नंबर पे आती है। अगर वॉल्यूम में देखा जाए लार्जेस्ट, मतलब पूरी दवाइयाँ कितनी प्रोड्यूस करता है, वो लगभग 3rd नंबर पे आता है जी पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया क्या है जी, एक तरह से पूरे वर्ल्ड में क्या है, लोएस्ट कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर करता है दवाइयों को, सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे, वन ऑफ द लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वर्ल्ड में। तो जो यूएस में और यूरोप में जितनी भी कॉस्ट होती है एक दवाई को बनने में, इंडिया में उससे कम कॉस्ट पे, लोअर कॉस्ट पे दवाइयाँ बना दी जाती हैं। अब चैलेंजेस क्या जी दैट नीड टू बी एड्रेस्ड, क्या चुनौतियाँ जी इंडिया के सामने, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के सामने? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के सामने जी एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है जी चैलेंजेस, डिपेंडेंस, निर्भरता। किसके पे डिपेंड है इंडिया डिपेंड है जी अपने पड़ोसी एनिमी देश पे, चाइना पे। किसके लिए? रॉ मटेरियल के लिए। जो भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं ना जी इंडिया में, मेडिसिन वगैरह, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? कच्चा माल चाइना से। जो दवाइयों के लिए कच्चा माल आता है ना, उसे बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, API। जैसे मानो जी आपको बाइक बनानी है, बाइक बनाने के लिए क्या चाहिए? रबर चाहिए, टायर बनाने के लिए लोहा चाहिए, आयरन चाहिए जी, प्लास्टिक चाहिए, तो इनसे बनेगा ये प्लास्टिक, आयरन, ये रबर क्या है? रॉ मटेरियल है बाइक बनाने के लिए। ऐसी दवाइयाँ, टैबलेट बनानी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल का नाम है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, API। तो ये चाइना से 70% तक जी, चाइना पे डिपेंडेंस है इंडिया। मतलब इस चाइना से 70% तक API इम्पोर्ट करता है इंडिया, आयात करता है। और इस API को बुल्क ड्रग भी बोलते हैं जी, बुल्क ड्रग, ये याद रखना आपको। एक तो चैलेंज हो गया जी डिपेंडेंस। दूसरा चैलेंज है जी फेक वर्जन का। फेक का मतलब है जी नकली दवाइयाँ। मतलब इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सी कंपनी क्या है, फेक वर्जन बना के दवाइयों का बेचती हैं। तो इनसे भी अपना मतलब कंज्यूमर का क्या है, इसमें विश्वास उठ जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं उसी के नाम पे। तो ये एक चैलेंज है जी। अब सो व्हाट इंडिया इज़ डूइंग, मतलब इंडिया क्या कर रहा है इन मेजर से सावधानी लेने के लिए? इंडिया कर रहा है जी कॉल फॉर ग्रेटर सेल्फ रिलायंस का मतलब है जी आत्मनिर्भरता। मतलब ताकि हमें जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, जो भी प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, उनके लिए खुद पे ही निर्भर रह सके, सेल्फ रिलायंस हो सके हम, मतलब सेल्फ डिपेंडेंस हो सके, किसी से मंगाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए क्या है, एक स्कीम प्रोवाइड की है, योजना बनाई है इंडिया ने, किसके लिए? कि 3 बुल्क ड्रग पार्क कंट्री में बनाए जाएंगे। बुल्क ड्रग वही है जी API। अपने इंडिया में API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो दवाइयाँ बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है, उसको क्या है इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए। इसके लिए 3 पार्क बना रहे हैं, बुल्क ड्रग पार्क। पार्क का मतलब वो नहीं है जिसमें घास फूस वाला, पार्क का मतलब कंपनी बना रही है, कंपनी इस ड्रग के मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिससे क्या है API बनाई जा सके। तो इसके लिए क्या है, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएंगी बुल्क ड्रग के लिए, जिससे क्या है मैन्युफैक्चर किया जाएगा API को, DI को, KSM को, ताकि और जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जी उसको भी क्या स्ट्रेंथन किया जाएगा। जो भी वेस्ट वगैरह निकलता है दवाइयाँ वगैरह निकालने के लिए जी, उस वेस्ट को भी क्या है मैनेजमेंट किया जाए उसका अच्छे से। और ये पार्क है जी, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बुल्क ड्रग बनाने की, उसको क्या है ब्रिंग डाउन करेगा, मतलब कि कम करेगा, कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चर कर सके API को। तो इन पार्क का यही टारगेट होगा जी। अब की फीचर्स क्या हैं जी, ये स्कीम लॉन्च की है बुल्क ड्रग पार्क प्रमोशन करने के लिए। मतलब जो बुल्क ड्रग पार्क हैं जी API मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो पार्क बनाए जाएंगे बुल्क ड्रग पार्क, इनके क्या क्या फीचर हैं, मतलब विशेषताएं क्या हैं जी? इसमें क्या है जी, पूरी कंट्री में 3 पार्क क्या है ऐसे आइडेंटिफाई किए गए, 3
पार्क बनाए जाएंगे। उन्हें क्या है, उनके कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए वन टाइम ग्रांट देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी जी, ग्रांट अनुदान देगा। उसमें क्या है 70% जो ग्रांट होगी वो क्या है कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए होगी। और इसके लिए क्या है हिमाचल प्रदेश में क्या है उसके लिए 17% दी जाएगी। और जैसे मान लो ये स्टेट है प्लेन एरियाज़ के, उनके लिए 17% तक सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 30% स्टेट गवर्नमेंट। और जो हिली स्टेट्स है और हिमाचल प्रदेश जैसे हिली एरियाज जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं उनके लिए 90% तक ऐसे पार्क बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगी, ग्रांट देगी। और एक पार्क बनाने के लिए मैक्सिमम 1000 करोड़ देगी जी पर पार्क। जैसे 3 पार्क बनेंगे तो 3000 करोड़ रुपये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसमें क्या है स्टेट क्या है कैन ओनली प्रपोज वन साइट, कोई भी स्टेट क्या है एक ही साइट पर प्रपोज कर सकता है और उसकी जो एरिया होना चाहिए कम से कम 1000 एकड़ का होना चाहिए। और अगर हिली स्टेट्स है कोई पहाड़ी स्टेट है उसमें एक पार्क बनाने के लिए 700 एकड़ ज़मीन रिक्वायरमेंट है जी उसके लिए। मतलब 700 हिली स्टेट में 700 एकड़ पे बनेगा ये पार्क जो कंपनी बनेगी बुल ड्रग के लिए। और अगर प्लेन एरियाज होंगे हिली स्टेट्स के अलावा उसके लिए 1000 एकड़ एरिया चाहिए जी, क्षेत्र चाहिए। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ये अभी न्यूज़ में क्यों जी, देखो जी ये इसका काम ये जी इसने एक अनाउंस किया था कि एग्ज़ाम होगा इंडिजिनस काऊ को प्रमोट करने के लिए, मतलब जो देसी गाय हैं जी उनको प्रमोट करने के लिए एक एग्ज़ाम है किया था जो 25 फरवरी को होना था, मतलब कि आज होना था 25 फरवरी को। लेकिन ये कैंसिल कर दिया गया जी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग कराता है, इसे एक कमीशन है जी ये, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये कैंसिल क्यों कर दिया, क्योंकि ऐसी फेक न्यूज़ चल रही थी इसके बारे में, फेक न्यूज़। ये जो कामधेनु आयोग है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है जी। तो ये क्या कर दिया, इशू क्या था जी, इशू ये था जो ये 25 फरवरी को एग्ज़ाम हेल्ड कराना था इसको कामधेनु आयोग को। कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार एग्ज़ाम के नाम से एक एग्ज़ाम होना था जी आज 25 फरवरी को। ये कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि ऐसी अफवाहें चल रही थी, ऐसी क्या है मतलब ऐसी चल रहा था कि ये क्या है जो इंडिजिनस काउज हैं उनको क्या है जी उनका जो डंग होता है, गोबर होता है डंग, वो क्या है रेडियो एक्टिविटी के अगेंस्ट क्या है प्रोटेक्ट करता है। और उनके मिल्क में क्या है जी काऊ के मिल्क में गोल्ड के ट्रेसेस देखे गए हैं। और काऊ स्लॉटर है मतलब जो गाय को काटा जाता है जी उनसे क्या है अर्थक्वेक हो सकता है। तो ऐसी क्या है अफवाहें चल रही थी कुछ, तो इस वजह से क्या है इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने। इसे जी यूजीसी ने भी बैक किया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो यूनिवर्सिटी वगैरह को अप्रूवल देता है, उसने भी क्या है एग्जामिनेशन को हेल्ड कराने के लिए क्या है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को सपोर्ट किया था। लेकिन अभी क्या है जो ये आउटरीच चल रहा है, इसके जो अफवाहें चल रही हैं उसकी वजह से ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। अब राष्ट्रीय कामधेनु आयोग क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ये 2019 में बनाया गया राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ये किस लिए बनाया गया, ताकि एक एडवाइजरी बॉडी है तो एडवाइज कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट को, किस लिए, ताकि जो इंडिजिनस ब्रीडिंग है काऊ की, देसी गायें जी हमारी, उनको क्या है बचाया जा सके, कंजर्व किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके उनका, और जेनेटिक अपग्रेडेशन किया जा सके, मतलब उनकी ब्रीडिंग को सुधारा जा सके, उनमें कोई रिसर्च की जा सके। ये किसके अंदर काम करता है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये इस मंत्रालय के अंदर काम करता है। और इसके अंदर भी क्या है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। इसका फंक्शन ये है जी, ये इंटीग्रल पार्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कामधेनु आयोग। राष्ट्रीय गोकुल मिशन वो जी ये एक मिशन लॉन्च किया था, किस लिए, ताकि जो इंडिजिनस काउज है उनकी क्या है क्रॉस ब्रीडिंग करा के, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है जी मान लो 2 नस्ल की काऊ हैं गाय, जैसे मान लो जर्सी गाय है, एक इंडिजिनस देसी गाय है, या कोई और वैरायटी की काउज है, तो इन 2 काऊ को ए बी काऊ का जीन लेंगे जी, दोनों को मिला के मिक्स करेंगे, नई काऊ गाय बनाई जाएगी, ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके। तो इसका ये काम था जी राष्ट्रीय गोकुल मिशन का। इसी के अंदर इसी का पार्ट है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। अब इसके फंक्शन, एग्जिस्टिंग फंक्शन यही है जी, ताकि लॉज वगैरह कानून बनाना, पॉलिसी बनाना, गवर्नमेंट कैसे क्या है काउज के लिए जो इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सके, उनकी काउज में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सके, बेटर क्वालिटी कैसे इन्फॉर्म की जा सके, ताकि डेयरी फार्मर के लिए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित की जा सके। ये काम है जी इसका राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देती है और गाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को भी
पॉलिसी बनाने के लिए कि जो देसी काउज हैं वेलफेयर कैसे किया जाए इसे उनका, और उनके जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी का मतलब है जी बच्चे, काउज के जो बच्चे हैं उनका कैसे डेवलपमेंट किया जा सके, कंजर्व प्रोटेक्शन कैसे किया जा सके, ये एडवाइस देती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ये जो स्कीम्स योजना होती है उनको प्रमोट करती है ताकि ऑर्गेनिक मैन्योर है जी, खाद वगैरह, गोबर खाद होता है ना, जो गोबर से खाद बनता है, डंग से मैन्योर बनता है, उसको प्रमोट किया जा सके, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट किया जा सके। ऑर्गेनिक और मैन्योर को क्या है फार्मिंग में यूज किया जा सके ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेवलपमेंट किया जा सके। और केमिकल जो फर्टिलाइज़र हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया डीएपी हो गया जी, इनको मिनिमाइज किया जा सके, मतलब इनका जो यूज है वो रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। दूसरा इसमें है जी जो भी काउ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके, हल प्रोवाइड किया जा सके, और टेक्निकल सहायता दी जा सके किसको, जो गौशालाज होती हैं जहाँ पे गाय वगैरह को रखा जाता है, काउज को, गौ सदन होते हैं, पिंजरा पोल्स होते हैं, उनको क्या है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा सके ताकि काउज की देखभाल रख रखाव अच्छे से किया जा सके। और ग्रेजिंग लैंड्स, पैस्चर एरियाज़ को डेवलप किया जा सके ताकि क्या है उन पे जो चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, ऐसे एरियाज़ उनमें क्या है जो पैस्चर और गोचर्स हैं उनको डेवलप किया जा सके, मतलब काउज के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना एक तरह से। तो यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना मिज़ोरम ने क्या है, मिज़ोरम ग्रुप सीक्स असाइलम फॉर कू हिट म्यांमार विलेजर। मिज़ोरम का एक ग्रुप है जी, मिज़ोरम का मीजो ग्रुप मतलब मीजो पीपल है जी, एक जनजाति है, जनजाति। तो मीजो ग्रुप है उसने क्या है असाइलम मांगा जी, शेल्टर मतलब शरण मांगी है कुछ लोगों के लिए जो म्यांमार के विलेज से भाग के आए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको पता है मिलिट्री कू हो गया। मिलिट्री कू का मतलब है जी वहाँ की जो आर्म फोर्स है, वहाँ की आर्मी है जी, उसने सत्ता हथिया ली है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है जी वहाँ पे। तो मिज़ोरम के एफएक्स स्टूडेंट ग्रुप है जी, मिज़ोरम का स्टूडेंट ग्रुप, उसने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है, मिज़ोरम गवर्नमेंट से, कि आप क्या है जो म्यांमार से ये विलेजर आए हैं हमारे यहाँ पे, इनको क्या है शरण दीजिए, असाइलम दीजिए। अब स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई साहब मीजो ग्रुप, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी है, अगर उन्होंने क्लियर कर दी, उन्होंने कह दिया तो ही हम असाइलम देंगे। ठीक है, ये कहा है बोला इसने। अब कौन असाइलम कौन ले रहे हैं जी, शरण कौन लेना चाहते हैं? म्यांमार की एक चिन कम्युनिटी है, ये चाइना नहीं है जी, चीन नहीं है, ये चिन कम्युनिटी है। चिन कम्युनिटी का नाम है, जनजाति के लोग हैं जी चिन, जो क्या है म्यांमार बॉर्डर में रहते थे। चिन स्टेट है म्यांमार में, ये इंडिया बॉर्डर के साथ लगता है जी चिन स्टेट। वहाँ पे क्या है जो चिन नेशनल आर्मी है जी, नेशनल आर्मी चिन स्टेट की, उसने क्या है इनको वहाँ से मतलब भगा दिया जी वहाँ से, एक तरह से ये मान लो इन पे क्या है अत्याचार हो रहा है। तो ये वहाँ से आके इंडिया में आ गए, तो इनके लिए मांगी जा रही है ये जी चिन पीपल। आप देख सकते हो ये चिन पीपल है, चिन कम्युनिटी के पीपल। अब ये मीजो पीपल क्यों डिमांड कर रहे हैं जी चिन कम्युनिटी के लिए, इतना क्यों हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं, सिंपैथाइज मतलब क्यों सिंपैथी दिखा रहे हैं इनके रिगार्डिंग? देखो जी चिन कम्युनिटी और मीजो कम्युनिटी दोनों ही क्या है जो एथनिक ग्रुप से क्या है बिलोंग करती हैं, मतलब एक ही जो एथनिक ग्रुप है उनके ही दो पार्ट हैं, चिन कम्युनिटी भी और मीजो ग्रुप। तो ये एक समझ लो जी, दोनों क्या है एक ही उसके ग्रुप के क्या है ग्रुप से निकले हुए कम्युनिटी है दोनों, जो एथनिक ग्रुप से। इसलिए क्या है मतलब जो इनके बुजुर्ग हुआ करते थे ना, सेम हुआ करते थे, सेम एंसेस्ट्री, जो इनके पूर्वज हुआ करते थे वो सेम थे, जो एथनिक ग्रुप। इन्हीं से चीन कम्युनिटी और मीजो निकला है, इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं। अब कोई इंटरनेशनल लॉ है जी असाइलम के लिए? हाँ जी, शरण देने के लिए इंटरनेशनल लॉ है, जिसमें क्या है कोई भी स्टेट प्रोटेक्शन ग्रांट कर सकता है फॉरेन सिटीजन को, मतलब विदेशी नागरिक को क्या है असाइलम दे सकता है, शरण दे सकता है अगेंस्ट हिज ओन स्टेट। मतलब अगर स्टेट क्या है जैसे मीजो गवर्नमेंट क्या है, अगर वो कहे ना भी करे तो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें शरण असाइलम दे सकती है, ये बात है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे, इतना ही था जी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अभी न्यूज़ में थी जी, ये क्या है देखो जी 2001 में गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाई, जिसे हेड कौन करता है, इसके चेयरमैन होते हैं खुद डिफेंस मिनिस्टर, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर होते हैं जी इसके चेयरमैन। किस लिए बनाई? ताकि जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट वगैरह, मिसाइल्स वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह खरीदे जाते हैं, प्रोक्योरमेंट किए जाते हैं, उनमें क्या करप्शन को रिड्यूस किया जा सके, जो भ्रष्टाचार होता है उसको कम किया जा सके। और जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है ना मिलिट्री इक्विपमेंट का, जैसे ये मिसाइल वगैरह हो गए, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट वगैरह, तो इनका क्या है जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है, इनको जल्दी से स्पीडी डिसीजन ले सकें इनके बारे में। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ही क्या है डिसीजन ले सकती है कौन से इक्विपमेंट, मिसाइल वगैरह
मिलिट्री को चाहिए, ये डिसीजन कौन ले सकती है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो इसका यही ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव का मतलब जी टारगेट, लक्ष्य, एम क्या था इसका? यही था जल्दी से जल्दी अप्रूवल दे सकें जो भी आर्म फोर्स को रिक्वायरमेंट है और उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। इसके फंक्शन क्या है जी? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के फंक्शन यही है जी, जो एक्विजिशन के लिए, एक्विजिशन का मतलब है जो भी क्या एक्वायर करते हैं, जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट, मिसाइल वगैरह लेते हैं, किसी से ख़रीदते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी से, गवर्नमेंट कंपनी से, इंडिया से या बाहर से, फॉरेन कंट्री से, उनके लिए क्या है एक पॉलिसी गाइडलाइंस देना कि एक बताना कि ये गाइडलाइंस होंगी, इनके तरह मतलब इनके अनुसार ही, इनके अकॉर्डिंग ही प्रोक्योरमेंट प्लान बनाया जाएगा किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट को लेने के लिए। तो यही सारा था जी इसमें, चाहे इंपोर्ट करना हो बाहर से, चाहे इंडिया से लेना हो। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कौन हेड करता है ये याद रखना है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को डिफेंस मिनिस्टर ही हेड करते हैं, चेयरमैन यही होते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। एलओसी अभी न्यूज़ में है, नहीं न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जी एलओसी पे क्या है, एलओसी के पहले न्यूज़ में क्यों बाद में देखेंगे, पहले क्या है ये पढ़ते हैं, समझ में नहीं आएगा आपको। चलो बता देता हूँ। जैसे ये एलओसी है जी, ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये यहाँ पे एक पीओके है जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये इंडिया है जी, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ जो सिटीजन रहते हैं इनको इंडिया ने मिलने से मना कर दिया इधर साइड अपने रिलेटिव से, इसलिए ये न्यूज़ में है जी। अब जो एलओसी है जी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल का पहले नाम था जी सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन कैसे जी? देखो जी, आपको पता है 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था और कुछ कबीलों ने हमला कर दिया था जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर क्या है, जब इंडिया का पार्ट नहीं हुआ करता था, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तो यहाँ के राजा थे, किंग थे राजा हरी सिंह। तो हरी सिंह क्या है, उन्होंने कहा था अगर जो भी कंट्री मान लो हम पे हमला करेगी, पाकिस्तान या इंडिया, तो हम दूसरी कंट्री के साथ मिल जाएंगे। अगर पाकिस्तान हम पे अटैक करेगा तो इंडिया के साथ मिल जाएंगे, इंडिया अटैक करेगा तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया जी जम्मू कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया। तो हरी सिंह ने क्या है, हरी सिंह ने इस इंडिया के पास आ गया जी, इंडिया से क्या है हेल्प मांगी, हमें हेल्प करो जी हम, और इसने क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया। मतलब एक तरह से इंडिया का पार्ट बन गया जम्मू कश्मीर, इसने कह दिया हम इंडिया में मिल जाएंगे। तो इंडिया में का पार्ट हो गया जम्मू कश्मीर तब से 1948 से। तो तब इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ पे क्या है वो चल रहा था जी। जैसे ये मान लो जी जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान की जो आर्मी है यहाँ तक आ गई, और इंडिया क्या है जी यूएन में चला गया उस टाइम पे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शांति स्थापित करने के लिए, कि ताकि यूएन के लिए पास इसलिए गया इंडिया कि क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था इंडिया का पार्ट बन चुका था, हरी सिंह ने साइन कर दिया था, और इंडिया चाह रहा था कि पाकिस्तान को बोले यूएन कि आप अपनी आर्मी को पीछे ले जाओ, और जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। लेकिन यूएन ने क्या किया, यूएन ने जी सीज फायर कर दिया। सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम, मतलब जिसकी सेना जहाँ पे है, जिसकी आर्मी जहाँ पे है वो वहीं रहेगी। अब पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे थी, इंडिया की भी यहाँ पे थी, तो यही क्या है सीज फायर लाइन डिक्लेयर कर दी। लेकिन 1972 में 3 जुलाई 1972, 3 जुलाई 1972 को एक एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट, और इस लाइन का नाम बदल के रख दिया गया सीज फायर लाइन का लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ जी, एग्रीमेंट, तो इसे अब एलओसी बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पहले मैप से समझो जी आप ये जी देखो इंडिया का मैप, ये दिख रहा है ना आपको, ये सिर है जी इंडिया का, जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पेन चेंज कर लो क्या, ये देखो जी ये दिखाई दे रहा हो ये वाला। अब ये इंडिया का पार्ट है जी, देखो यहाँ पे ये है जी सियाचिन ग्लेशियर, समझे, ये है एलओसी, ये एलओसी है जी, ये एलओसी रेड लाइन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पूरा पार्ट है ना जी, ये इंडिया के पार्ट है, लेकिन इसे पीओके बोलते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे में है ये। और ये जी अपना इंडिया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, अभी इंडिया की जो आर्मी है यहाँ तक है जी, यहाँ तक बॉर्डर है। और ये जी अक्साई चीन, ये चाइना ने हड़प रखा है जी इंडिया से, इसे इस लाइन को बोलते हैं जी, जो ये बॉर्डर है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, समझे, ये चाइना के पास है अक्साई चीन, और ये पाकिस्तान के पास है। तो ये इशू है जी, जो जम्मू कश्मीर का देखो जी, ये जो जम्मू कश्मीर का पार्ट पाकिस्तान के पास है जी, उसे हम बोलते हैं पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके। लेकिन जो वो है इंडिया, इंडिया बोलता है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान क्या बोलता है उसे, इसे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान बोलता है जी, बल्तिस्तान, देखो जी इसको बोलता है वो आज़ाद कश्मीर, और इसको बोलता है गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान बोलता है जी इसे। हमारे लिए पीओके जी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत
कश्मीर हिंदी में। तो ये क्या है जी, सीज फायर लाइन है जी इसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बतानी है जी, जो ये है ना जी एल का जो नदर्न मोस्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है NJ9842। इसका नाम है जी इस पॉइंट का, नदर्न मोस्ट पास्ट का, नदर्न मोस्ट पार्ट है। ये देखो जी यहाँ पे जो LOC का लाइन ऑफ कंट्रोल का नदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको बोला जाता है NJ9842। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और ये अक्साई चीन क्या है जी, इसके बारे में जान चुके हैं जी। LAC लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब इंडिया और चाइना के बीच में, जम्मू कश्मीर में ही। अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो डिवाइड होती है, कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटती है जी, मतलब इंटू 2 पार्ट एंड क्लोज विद झेलम वैली रूट। झेलम वैली रूट के साथ ये क्लोज हो जाती है। यहाँ पे देखो जी झेलम रिवर निकलती है, यहाँ पे झेलम रिवर जाती है, तो इसी के नाम पे ये झेलम वैली है। अब ये न्यूज़ में किस लिए ऑलरेडी जान चुके हैं, जो रिलेटिव रहते हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो लोग रहते हैं, वुमन को डिसअलाउ कर दिया। अभी क्या है, उन्हें मिलने से इनकार कर दिया कि आप विदेशी इन्वॉय से, राजदूत से नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। तो इसलिए न्यूज़ में थी जी LOC। तो LOC के बारे में डिटेल से जान लिया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म। ये स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म कोई ऐसा रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है जी, रेलवे का प्लेटफॉर्म रहता है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक साइट की तरह। इंटरनेट पे साइट होगी जहाँ पे क्या है, आप कुछ चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो जी, ये किसने लॉन्च किया, अभी लॉन्च तो किया जी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। किस लिए लॉन्च किया जी स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म, इसलिए लॉन्च किया है ताकि जो अर्बन गवर्नेंस है जी उसको क्या है बढ़ाया जा सके, प्रमोट किया जा सके, और जितनी भी अर्बन रिलेटेड मतलब शहर में, सिटी में जितनी प्रॉब्लम होती है उनको रिजॉल्व किया जा सकते स्मार्ट कोड के जरिए। तो एक प्लेटफॉर्म है जी जिससे क्या है, सारे स्टेक होल्डर हैं, सारे स्टेक होल्डर हैं वो क्या है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ओपन सोर्स कोड के लिए। इसमें जी जो लोकल नीड्स होंगी ना जी, अर्बन लोकल बॉडीज़ की लोकल नीड्स, मतलब जितने भी चैलेंज है जी अर्बन लोकल बॉडीज़ के सामने, उनको क्या है सॉल्व किया जा सकता है। एक तरह से क्या है, जितने भी प्रॉब्लम आती हैं सिटीज़ में, शहर में, उनको क्या है चुनौतियों को रिजॉल्व किया जा सके। जितनी भी लोकल नीड्स हैं जी, जितने भी यहाँ लोकल पीपल की ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, इसलिए ये स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बस ये याद रखना, स्मार्ट कोड लॉन्च सिटी एरियाज़ के लिए फैसिलिटी वगैरह, चैलेंजेस, जितने भी चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ, उनको उनसे निपटने के लिए, सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। अब है जी नेक्स्ट लक्ष्मी विलास पैलेस। ये क्या है, न्यूज़ में था, आप देख सकते हो। ये जी लक्ष्मी विलास पैलेस दिखाई दे रहा है आपको, जो लक्ष्मी विलास पैलेस, ये देखो जी कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है जी, वडोदरा जगह पे लोकेटेड है ये गुजरात में। इसे किसने बनाया था, गायकवाड़ फैमिली ने बनाया था। मराठा रूरल थे जी ये, बड़ौदा स्टेट में। किसने बनाया था, मेनली महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने बनाया था, थर्ड ने मतलब तृतीय महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने 1819 में बनाया था इसको, इस पैलेस को। और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था जी, मेजर चार्ल्स मांट ने इसका तैयार किया था जी। इस पैलेस का, लक्ष्मी विलास पैलेस का डिज़ाइन तैयार किया था, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इस आदमी ने बनाया था, मेजर चार्ल्स मांट ने। और कौन से स्टाइल में बना हुआ है जी, ये इंडो सारा सैनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है जी। ये जैसे स्टाइल होते हैं जी, जैसे बहुत से गोथिक स्टाइल पढ़ा होगा आपने, जैसे उसमें क्या होता है, गोल गुम्बद सा होता है और बीच में मतलब और डिज़ाइन के होते हैं। और ये सारा सैनिक स्टाइल कुछ ऐसा होता है, इसमें बहुत सारे गुम्बद होते हैं छोटे छोटे, और मीनार होती है। ये सारे, इनको अलग अलग टाइप से बोला जाता है। तो ये स्टाइल है, ये इंडो सारा सैनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर है। तो ये आपको याद रखना है, ये लक्ष्मी विलास पैलेस का स्टाइल कैसा है। तो आज के जो न्यूज़ थे जी इतना ही थे। अब क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, What is the objective of Smart Code platform which is recently launched by Ministry of Housing and Urban Affairs? अभी क्या है जी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया स्मार्ट कोड को। उसके आपको ऑब्जेक्टिव बताने जी कौन कौन से हैं, मतलब कौन सा इनमें से करेक्ट है। फर्स्ट बोला जी, टू इनेबल सिटीजन्स टू रजिस्टर कंप्लेंट्स डायरेक्टली थ्रू प्लेटफॉर्म, मतलब सिटीजन क्या है डायरेक्टली कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं जी इस प्लेटफॉर्म के जरिए। सेकंड बोल रहा है, टू इनेबल सिटीजन टू लर्न कोडिंग वर्चुअली, जो कोडिंग को क्या है वर्चुअली का मतलब है जी इंटरनेट पे कोडिंग सिटीजन सीख सकें, नागरिक सीख सकें। तो ये इनेबल करना है क्या, ये सुनिश्चित करना है क्या इसका कार्य।
नेक्स्ट है जी टू इनेबल अर्बन लोकल बॉडीज़ टू मॉनिटर क्रिमिनल एक्टिविटीज़। जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ है मतलब म्यूनसिपालिटीज़ वगैरह हो गई, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गई, जितने भी शहर में जो बॉडीज़ हैं लोकल बॉडीज़, वो क्या है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपराधिक गतिविधियां उनको मॉनिटर कर सकती हैं क्या इस प्लेटफॉर्म के जरिए। नेक्स्ट है जी टू इनेबल अर्बन लोकल बॉडीज़ टू यूज एग्जिस्टिंग कोड्स एंड कस्टमाइज देम टू सूट लोकल नीड्स। क्या है अर्बन लोकल बॉडीज़ है जो उनको क्या है ये इनेबल करेगा ताकि जो एग्जिस्टिंग कोड है उनको यूज कर सके और जितनी भी लोकल नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। तो ये इसका काम है क्या जी, बिल्कुल टी करेक्ट आंसर है। हमने अभी पढ़ा है लोकल नीड्स को पूरा करने के लिए, लोकल बॉडीज़ को जो चैलेंज है उनको रिजॉल्व करने के लिए चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के बारे में नेशनल हाइड्रोजन मिशन अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, वो हमने अच्छे से कवर किया था अपने करंट अफेयर के लेक्चर में। उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना जी कौन कौन सी है। फर्स्ट बोल रही है हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स एंड इज लाइटर, एनर्जी डेंस एंड मोर एफिशिएंट देन बर्निंग पेट्रोल। ये क्या है हाइड्रोजन क्या है जी, ये पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है और क्या है हल्का है, लाइटर है, एनर्जी डेंस है मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है और मोर एफिशिएंट है पेट्रोल से ज़्यादा एनर्जी देता है जी। अगर पेट्रोल 1 लीटर होगा और हाइड्रोजन होगा जी 1 लीटर, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी उसी सेम क्वांटिटी में। सेकंड बोल रहा है हाइड्रोजन फ्यूल इज हैज़ नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट। जो हाइड्रोजन फ्यूल है जी उससे कोई कार्बन इमिशन नहीं होता जी, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। थर्ड बोल रहा है ग्रीन हाइड्रोजन इज ए हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग वाटर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है जी वाटर से क्या है इसे अलग करते हैं, हाइड्रोजन को H2 होता है ना वाटर का फॉर्मूला, तो हाइड्रोजन को अलग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। ये सही है क्या। फोर्थ बोल रही है हाइड्रोजन फ्यूल इज ए वेरी सेफ बिकॉज ऑफ वेरी लो एक्सप्लोजन रिस्क। हाइड्रोजन जो फ्यूल है, हाइड्रोजन ईंधन है जी, वो क्या है बहुत ही सेफ है, सिक्योर है क्योंकि इसमें एक्सप्लोजन नहीं हो सकता, बहुत ही कम चांस है मतलब आग लगने के। आपके स्टेटमेंट है जी ये बताओ जी 1 3 1 2 3 1 3 4 या 4 मतलब चारों 1 2 3 4। देखो जी फोर्थ बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सेफ़ नहीं है, ये बहुत ही हाईली फ्लेमेबल है, मतलब जल्दी से आग पकड़ सकता है, ये इसमें आग लग सकती है। तो जहाँ पे फोर्थ है काट दो जी, मतलब काट दो ही नहीं। और बी करेक्ट आंसर है जी 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा जी हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। पहली स्टेटमेंट बोल रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जी। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू ऑब्जर्व इलेक्शन रिलेटेड गाइडलाइंस। मतलब जब इलेक्शन चल रहे होते हैं जी, इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को कुछ भी डायरेक्शन दे सकती है। सेकंड बोल रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन सेंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF एंड ITBP इन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस टू स्टेट्स आइड ऑफ द असेंबली इलेक्शन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा हो जी, इलेक्शन के लिए अभियान चला रखा हो चुनाव के लिए, तो क्या है ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना पावरफुल हो सकता है कि वो BSF ITBP को जहाँ चाहे मर्जी भेज सकता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। थर्ड बोल रही है when on election duty government officers work under the control of ECI and not the government। जब क्या है जी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, IAS IPS होता है या कोई भी पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन सब इंस्पेक्टर होते हैं या कोई भी ऑफिसर होता है या कोई भी टीचर होता है, वो गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करते बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर काम करते हैं, तो उन्हें कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आपका करेक्ट बताना जी कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। डी आंसर सही है जी, ऑल ऑफ दी अबव इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। फोर्थ है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बतानी है जी। फर्स्ट बोल रही है फॉग इज ए फिनोमिनल ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स रिमेनिंग सस्पेंडेड इन द एयर। फॉग मतलब क्या है जी, कोहरे को बोलते हैं। वो ऐसा मतलब ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या है ड्रॉपलेट्स कुछ पानी की बूंदें हवा में लटकी रहती हैं जी, सस्पेंडेड। नेक्स्ट बोल रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अलोंग द एक्सट्रीम नदर्न इंडिया इनहेबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ फॉग ओवर दिल्ली हरियाणा पंजाब बेल्ट। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो क्या है, जो दिल्ली हरियाणा पंजाब बेल्ट है वहाँ पे फॉग का डेवलपमेंट घटा देती है, रिड्यूस कर देती है, मतलब बाधा डालती है फॉग बनने में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था जी। नेक्स्ट बोल रही है क्लियर स्काई कंडीशन अकम्पनीड बाई क्लेम्स। मतलब जो क्लियर स्काई कंडीशन होती हैं जी, मतलब मान लो जी कोई बादल वगैरह नहीं है, क्लाउड नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, उस टाइम पे क्या है काम विंड होती है, मतलब विंड शांत हो जाते हैं, हवा शांत होती है ड्यूरिंग द डे के टाइम पे। अलाउज द फॉग टू परसिस्ट फॉर लॉन्गर देन नॉर्मल ड्यूरेशन। जब काम कंडीशन होती है जी, काम विंड होती है, शांत हवा होती है, क्लाउडलेस कंडीशन होती है, मतलब बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, उस टाइम पे क्या है
जो फॉग है वो ज़्यादा बनता है नॉर्मल सिचुएशन से ज़्यादा। तो आपके स्टेटमेंट है जी 1 2 करेक्ट, 1 करेक्ट, 1 3, 1 2 3। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रोकती नहीं है बल्कि फॉग को बढ़ा देती है। इसमें लिखा है इनहेबिट, इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब है जी बाधा डालना, रोकना, रिड्यूस करना, समझे। तो दो जहाँ पे जी हटा दो, 1 3 करेक्ट है जी, सी करेक्ट हो जाएगा जी। 1 और 3 आपको पता होना चाहिए। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। रिगार्डिंग ड्रॉट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी कौन कौन सी है। फर्स्ट बोल रही है ड्रॉट इज ए कंसिक्वेंस। ड्रॉट का मतलब होता है जी सूखा पड़ना, जब सूखा पड़ जाता है पानी की कमी हो जाती है। तो ड्रॉट इज द कंसिक्वेंस ऑफ ए नेचुरल रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली सीजन और मोर इन लेंथ। ड्रॉट का मतलब है जी जो क्या है प्राकृतिक रूप से जो बारिश है, प्रेसिपिटेशन का मतलब है रेनफॉल या बारिश, रेनफॉल का घट जाना एक सीज़न से लेकर दूसरे सीज़न तक या बहुत ही एक्सटेंडेड पीरियड तक। नेक्स्ट बोलिए ड्रॉट इज ऑफन एसोसिएटेड विद हाई विंड, हाई टेम्परेचर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब भी सूखा पड़ती है जी ड्रॉट आता है, उस वो क्या है हाई विंड चल रही होती है जी, मतलब हवा तेज़ चल रही होती है, टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है जी तापमान, और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब है जी आर्द्रता, मतलब कि जो मॉइस्चर होता है ना हवा में, एयर में, वो उस टाइम पे ज़्यादा होता है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। थर्ड है जी एग्रीकल्चर ड्रॉट अकर्स व्हेन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर इज इनएडुकेट फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ एंड कॉज एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड विल्टिंग। जब एग्रीकल्चर ड्रॉट का मतलब है जी जो कृषि सूखा है, उसका मतलब है कि सॉइल में जो मिट्टी है उसमें क्या है मॉइस्चर, पानी की कमी हो जाती है, जिससे क्या है क्रॉप की ग्रोथ नहीं हो पाती, फसल उग नहीं पाती उसमें, और जिसकी वजह से क्या है एक्सट्रीम स्ट्रेस और विल्टिंग बढ़ जाती है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना जी कौन सी है। आपके ऑप्शन है 1 2, 1 3, 2 3 या 1 ओनली। देखो जी 1 सही है बिल्कुल, ड्रॉट प्रेसिपिटेशन जब बारिश घट जाती है उसी को बोलते हैं सीजन टू सीजन। और थर्ड भी बिल्कुल सही है, जब सॉइल में मॉइस्चर ही नहीं होगा तो क्रॉप की ग्रोथ कैसे होगी। लेकिन सेकंड गलत है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे हाई नहीं बल्कि लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, लो ह्यूमिडिटी होती है जी, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, मॉइस्चर कम होता है जी। अगर आप ही सोचो मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो सूखा कैसे पड़ेगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है इसकी वजह से। तो 1 एंड 3 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, करेक्ट बताना आपको कौन से स्टेटमेंट है। फर्स्ट बोल रही है ट्रांसफ़र पेमेंट आर रिसिप्ट विच द रेजिडेंट ऑफ कंट्री रिसीव्स फॉर फ्री। ट्रांसफ़र पेमेंट्स उनको बोलते हैं जो भी क्या है कंट्री में रेजिडेंट होते हैं, कोई भी निवासी होता है हमारे देश में जैसे रह रहा है, बाहर से क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में क्या है पैसा रिसीव करता है, पैसा मिलता है उसे, पैसा कोई भेजता है। दे कंसिस्ट ऑफ रिमिटांस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट। जो ट्रांसफ़र पेमेंट में आता है जी रेमिटांस होता है। रेमिटांस उसे बोलते हैं बाहर से आपका कोई रिलेटिव रह रहा है, आपका रिश्तेदार बाहर रह रहा है विदेश में, मान लो यूके में, इंग्लैंड में रह रहा है और आपको पैसा भेज रहा है, उसे बोलते हैं रेमिटांस। या कोई गिफ्ट भेज रहा है, उपहार, या कोई ग्रांट दे रहा है, अनुदान, दान भेज रहा है, कोई दान देते हैं ना एजुकेशन के लिए दान, या एनजीओ के लिए दान कोई देता है, वो भी ट्रांसफ़र पेमेंट में आता है क्या। थर्ड बोलिए दे कुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट और बाय प्राइवेट सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड। ये क्या है बाहर जो गवर्नमेंट है, विदेशी गवर्नमेंट या प्राइवेट सिटीजन है कोई भी, उनके द्वारा दी जा सकती है जो अब्रॉड में रहता है, लिविंग अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब विदेश में जो रहता है जी। करेक्ट बताना है। देखो थर्ड तो मैंने ऑलरेडी बताई दिया आपको, ये तो करेक्ट ही है। अब आपको दो बतानी है जी, बाकी कौन कौन सी हैं 1 2 2 1 3 2 3 या 1 2 3। बाकी की दो भी करेक्ट हैं जी बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं, डी आंसर करेक्ट है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिसेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनॉबरेटेड इन द। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या है लिया गया था। ये कौन से एक्ट में थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बताना आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट में थी जी, या मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में, या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ 1946 में, या नेहरू रिपोर्ट 1928 में। ए आंसर करेक्ट है जी, आपने पढ़ा भी होगा 1935 के एक्ट में थे जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही हैं जी, वो इनसे ही लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब यही है इनका नाम, मतलब 1935 में जो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उनका मतलब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही था। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने ली कहाँ से, ये हमने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है जी, लेक्चर लिया भी हुआ है और आपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए किस देश से हमने DPSP ली है। DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो कौन से देश से, कौन सी कंट्री से हमने लिए हैं, बोरो किए हैं, ये बताना आपको कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से लिया है। नेक्स्ट है जी
Constitution upholds the rights of labor and ensure labor welfare in which of the following ways via डायरेक्टिव प्रिंसिपल। हमारा संविधान है जी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू, मतलब इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जी, नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके द्वारा जो लेबर के वेलफेयर को सुनिश्चित करता है, जितने भी जो क्या है जी वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, उनके कल्याण के लिए बढ़ावा देता है, उनके अधिकार को, राइट को मतलब प्रोवाइड इंश्योर करता है। तो किसके जरिए यह बताना आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलिए, मेक्स द प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये प्रोविज़न है क्या कि मैटरनिटी रिलीफ, जो भी क्या है माताएं हैं, प्रेग्नेंट वूमन है, उनको क्या है रिलीफ देना, एक तरह से उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और जो भी वर्क कंडीशन है, जैसे जहाँ पे भी लेबर काम करती हैं वो जस्ट होनी चाहिए, ह्यूमन होनी चाहिए। जस्ट का मतलब बिल्कुल सही करेक्ट होनी चाहिए, ह्यूमन का मतलब वहाँ पे फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड हो, उनका अत्याचार ना हो, टॉर्चर ना हो। सेकंड बोल रहे इज एक्सॉर्ट द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट करने के लिए क्या है, वर्कर का पार्टिसिपेशन हो सके, कर्मचारियों को पार्टिसिपेशन मतलब हिस्सेदारी बढ़े, पार्टिसिपेशन हो सके, तो ये गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है क्या। आपके ऑप्शन है जी 1 ओनली 2 1 2 3 या दोनों में से कोई नहीं। देखो जी दोनों बिल्कुल सही है, सी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट है जी। मैटरनिटी बिलीफ और जस्ट ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड की जाती है जी वर्क प्लेस पे, और दूसरा भी सही है जी, पार्टिसिपेशन हो सके वर्कर्स का इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना जी ऐसा कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक तत्व है, जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो तब नहीं था, बाद में जोड़ा गया उसे। कौन सा था जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसका करेक्ट आंसर है जी बी, सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये देखो जी बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया जी 1946 में, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा जी। उसके थ्रू बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़े गए। पहला कौन सा है जी, आर्टिकल 39 में जोड़ा गया जी, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब जो बच्चे हैं जी उनकी स्वास्थ्य को डेवलप किया जा सके और उनका डेवलपमेंट विकास किया जा सके, बच्चों का ऐसी अपॉर्चुनिटी मौके प्रोवाइड किया जाए उन्हें। सेकंड है जी आर्टिकल 39A जोड़ा गया जी, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं जी, गरीब लोग हैं, उनको क्या है, उनको न्याय दिलाया जाए, और न्याय दिलाने के लिए फ्री लीगल एड दी जाए। मतलब उन्हें अगर लॉयर वो हायर नहीं कर सकते, वकील हायर नहीं कर सकते, तो वकील प्रोवाइड किया जाए उनके लिए। थर्ड है जी आर्टिकल 43A जोड़ा जी 42nd एक्ट के थ्रू। इसमें क्या है जी, टू टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। मतलब इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट प्रबंध किया जा सके इंडस्ट्रीज़ का, कंपनियों का, इसके लिए क्या है वर्कर का पार्टिसिपेशन सिक्योर किया जा सके, इसके लिए स्टेप लिए जा सकें। ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा। नेक्स्ट है जी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये 48A आर्टिकल जोड़ा जी कॉन्स्टिट्यूशन में, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिबल इन नेचर, दिस इम्प्लाइज। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जी वो नॉन जस्टिबल है, मतलब ये जी अगर इनका वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते हो। जैसे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो इनका वायलेशन होगा, नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या है ये बताना, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है ये बताओ जी। फर्स्ट बोलिए, ए सिटीजन कैन नॉट मूव द कोर्ट if the government fails to legally force the directive principle or even violate them in some instances। जो फर्स्ट स्टेटमेंट वही है जी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। मतलब सिटीजन क्या है, वो कोर्ट नहीं जा सकता अगर क्या है गवर्नमेंट फेल हो जाती है इन्हें प्रोवाइड करने के लिए, सिटीजन को नहीं दे पाती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, और अगर ये वायलेट भी होते हैं तो कोर्ट नहीं जा सकता इंडिविजुअल। ये बिल्कुल करेक्ट है जी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब आपको सेकेंड बताना जी ये करेक्ट है गलत है। गवर्नमेंट कैन नॉट इनेक्ट लॉज टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो सरकार है, गवर्नमेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बना सकती। तो ये क्या करेक्ट है। अब ये तो कॉमन सेंस से आप सोच सकते हो ऐसा कैसे हो सकता है गवर्नमेंट कानून ना बनाए, कानून बना के तो लॉज बना के तो इम्प्लीमेंट करेगी, और कैसे करेगी। तो फर्स्ट करेक्ट है जी, दूसरा इनकरेक्ट है। तो आज के टॉपिक इतना ही थे जी हमारे।